सबसे पहले शुरुआत करना चाहती हूँ एक शुक्रिया के साथ, दर्पण जी, शुगर मीडियाज का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने आवाज की दुनिया में इसकी तस्वीर में इतने रंग भरने की कोशिश कर दी है कि अब मजा आ रहा है। अब हमारे लोगों के आवाज जो एक सिर्फ सुना करते थे, उनके चेहरों को वो सामने लाए हैं। इस दुनिया के बाग में, आवाज की दुनिया के बाग में जो फूल हैं, उनको रंग इतने सारे दे दिए कि अब मजा आने लगा कि यार एक आवाज की पहचान भी होने लगी है। और साथ ही मुझे आज ये मौका मिला, हसीन मौका कह सकते हैं, कि मैं अपने साथी कलाकारों को आप सबसे रूबरू कराऊं। तो मैं सबसे पहले गणेश जी का स्वागत करना चाहती हूँ, क्योंकि श्री गणेशाय नमः। गणेश दिवेकर मतलब पहचान के मोहताज तो नहीं है, बट फिर भी कुछ एक चीजें जब हम आपको बताएंगे तो आप लोगों को जो बिल्कुल ही नए हैं इस इंडस्ट्री से, एक तो सबसे पहले वो बहुत मेरे अजीज दोस्त हैं, दूसरा नेशनल इंटरनेशनल कोई भी प्रोजेक्ट या हिंदी, इंग्लिश, मराठी, शायद और भी भाषाओं में ये डब करते होंगे, आई एम श्योर। एंड पॉपुलर सुपरस्टार्स को इन्होंने आवाज दी है, जिनकी अगर मैं अभी अब बात बताऊंगी सब हैं, अमिताभ बच्चन, MS धोनी साहब, सैफ अली खान, इरफान खान, अक्षय कुमार, ना जाने मतलब इतने गजब के आर्टिस्ट हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन में इतना कमाल करते हैं कि हम अगर इनके साथ वैसे ही बैठ जाऊं तो इतना मनोरंजन हो जाता है। और हमारे वॉइस एसोसिएशन के, वॉइस आर्टिस्ट एसोसिएशन के ये प्रेसिडेंट भी हैं। थैंक यू सो मच भाई, हमारा ख्याल रखना। दिग्गज कलाकार, मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ ये पैनल शेयर करने में। फिर हम आते हैं समय ठक्कर जी पे, जबरदस्त एक्सपीरियंस्ड दिग्गज डबिंग आर्टिस्ट, जिन्होंने हिंदी, बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्म्स के जरिए या सीरीज के जरिए में अपनी आवाज के जादू बिखेरे हैं। और जैसे कि क्रिश्चियन बेल को इन्होंने एज अ बैटमैन इन्होंने अपनी आवाज दी है। और समय जी, मैं एक बात बोलना चाह रही हूँ कि आपको बचपन में पता था ना कि प्रतिभा आपको एक प्रोग्राम में कभी जाके इंट्रोड्यूस कराएगी, तो आपको आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को डब करने की क्या जरूरत थी? मुझे उसका नाम प्रोनाउंस करने में बचपन से ही डर लगता था। तो आप रमेश सुरेश को भी डब कर सकते थे ना, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। बिल्कुल, मौका मिलता तो जरूर, क्यों नहीं। एंड साउथ फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने बहुत सारे अच्छे हीरोज को, मतलब फेमस हीरोज को, नागार्जुन, सुदीप, सत्यराज, प्रभास, इन सभी को अपनी आवाज दी है। और हमारी दुआ है कि आपका सफर यूं ही जारी रहेगा आप सभी का। और अब हम सुनाते हैं मौसम का हाल। क्या हाल है मौसम? बढ़िया प्रतिभा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मौसम का तो सबसे पहले मैं यही बोलूंगी कि हमारी शिवगामी जी हैं बाहुबली की। और वैसे तो ये जो तीनों मेरे साथ पैनल पे हैं, सभी बाहुबली के में अपनी अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स को अपनी आवाज दे चुके हैं। वो मैं बाद में बात करूंगी उस पर, बट फिलहाल अपने सबीना जी की बात करती हूँ। उनका नाम है सबीना मलिक मौसम। शिवगामी का तो मैंने बता ही दिया, और ना जाने कितनी फिल्म्स में, कितनी सीरीज में हम लोगों ने भी शेयर की है आवाज। पोकेमॉन, टॉम एंड जेरी, बेब्लेड, छोटा भीम में कालिया आप थी, मुझे नहीं पता था। कितनी सीरीज और फिल्म्स में। मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन तो एक अच्छा खासा क्यूट सा हो ही गया है, तो आज के प्रोग्राम का आगाज करें हम लोग। अरे रुको, हाँ बताओ, क्या बोलो। हम तीनों को, आपको इंट्रोडक्शन कौन करेगा? मैं वही कहने जा रहा था। गणेश, आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। गणेश, यस गणेश जी, मैं हमारे बातें बताना। वही भाई, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो प्रतिभा जी हैं, ये जितनी दिखने में खूबसूरत है, उतनी ही ये खूबसूरत आर्टिस्ट भी हैं, और ये बहुत अच्छी लेखिका है। शी इज अ राइटर, शी इज अ पोएट, एंड शी इज अ वेरी क्रिएटिव। और दूसरी बात ये है कि मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो मैं इनके बहुत सारी रचनाएं वो मैं सुन चुका हूँ, तो मेरी आवाज ही पहचान है हमारा। अगर मतलब आपके जो काम है वो तो अपना कौन सा अभी अपने लेटेस्ट कौन सी एक वो किसी में विलन बैंक की थी आपने, वो कौन सी थी फिल्म अभी आई थी? लेटेस्ट तो नहीं है, वो है वो टैंगल्ड में मैंने
उनकी आवाज जो विलन मदर थी उसको डब किया था, वो सब हम लोग धीरे धीरे अपने पन्ने खोलेंगे। प्रतिभा जी की आवाज ऐसी आवाज है ना, वो ऐसे ढल जाती है कि आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे, अरे ये प्रतिभा की आवाज है, ऐसे पकड़ नहीं पाएंगे। बेहतरीन आर्टिस्ट। बिल्कुल। तो हम सबसे पहले कुछ सवालात मेरी तरफ से हैं, और डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी समझें आप लोगों से, आप लोगों के एक्सपीरियंसेस के बारे में, अनुभव के बारे में। तो जैसे जैसे हो चर्चा में बने रहेंगे। सवाल मैं फेंकती हूँ आपकी ओर कि ऐसा कौन सा करियर का हाईलाइट पॉइंट था जो आपको लगा कि यार मजा आ गया यार, शायद मैं इसी के लिए बना था, या कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट, या वो एक कैरेक्टर या वो एक प्रोजेक्ट कि यार ये मेरी जिंदगी का बहुत, वैसे तो बहुत से होंगे बट फिर भी एक चीज हमेशा मजा आ गया था यार, मजा आ गया था। तो गणेश, अच्छा ठीक है सबीना, अभी मैंने एक जोक सुना कि वाई लेडीज फर्स्ट, हमेशा हमेशा लेडीज फर्स्ट। आज हम इसको अलग करते हैं, आज समय से बात करते हैं पहले। क्योंकि अगर समय खराब हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। समय हमेशा आपके साथ है जी प्लीज। मैंने कहा समय हमेशा आपके साथ है। थैंक यू, बोलिए। ऐसा था कि मैंने अपनी शुरुआत एज एन एक्टर की, तो थिएटर करता था। थिएटर करने के बाद में फिर अपनी स्ट्रगल शुरू की, और करते करते कुछ अच्छे मौके मिले, और जिसे कहते हैं कि निवाला हाथ में आ चुका है, अब बस खाने की देरी है, और खाते खाते हाथ से गिर गया। तो ऐसा कई बार हुआ मेरे साथ में, और जो चाहता था उस तरह के किरदार मिल नहीं रहे थे। और थोड़ा वक्त गुजरा, उसके बाद में मेरे पापा ही पास्ड अवे, एंड उसके बाद मेरी सिस्टर और भाई ने कहा कि शादी करना। शादी करने के बाद में जिम्मेदारियां बढ़ गई, और जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, फिर आपको घर को भी देखना, आपने सब कुछ संभालना है, हर चीज। तो उसके बाद में मैंने एक ऑल्टरनेट कुछ मैं ढूंढ रहा था कि एक्टिंग के अलावा कुछ करो। तो किसी ने सजेस्ट किया कि व्हाई डोंट यू लेट योर वॉइस, एक्चुअली आपकी आवाज अच्छी है और जबान भी साफ है, तो आप कोशिश कीजिए। इस तरह से मैंने वॉइसिंग की शुरुआत की, और मेरी शुरुआत हुई साउंड एंड विजन से। एंड साउंड एंड विजन में सबसे पहले मैंने एम्बियंस डबिंग से शुरुआत की। तो जहाँ पर एक ऐसा लगता था कि जैसे पिकनिक हो रहा है। वहाँ का माहौल इतना खूबसूरत होता था कि तमाम हमारे अच्छे अच्छे दिग्गज आर्टिस्ट आते थे एम्बियंस डब करने के लिए। सो दैट वाज अ फन, एंड वहाँ से मुझे लीला माँ ने पहचाना और परखा, और उसमें से मुझे एक बड़ा मौका दिया, उन्होंने एक अच्छी फिल्म दी। ये तो हुई सफर कैसे शुरू हुआ। सवाल ये था कि आपके सफर में अब तक का जो एक ऐसा माइलस्टोन जो आपको भी याद, और वो एक सुखद सा अनुभव देता है कि हाँ ये मजा आ गया था, ये वाला कैरेक्टर या ये प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है। या दैट वाज ओशियंस 11 एक्चुअली, जो मेरा सबसे पहला बड़ा ब्रेक था, जो लीला जी ने मुझ पर दांव खेला कि इसको मौका दो। मतलब क्राउड करने वाले लड़के को सीधा हीरो बना दिया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, वो बहुत खुशी थी मेरे लिए। मतलब आई वाज सो एक्साइटेड, एंड आई वाज एट द सेम टाइम धड़कन भी बहुत तेज हो गई थी कि मैं कहा कि मैं इसमें खरा उतर पाऊंगा कि नहीं उतर पाऊंगा। इतना लंबा कैरेक्टर है, लीड है, तो उसको मैं मेंटेन कर पाऊंगा कि नहीं, उसको अच्छे से निभा पाऊंगा कि नहीं, तो मुझे थोड़ा एक खौफ था अंदर। बट उन्होंने इतना प्यार से अच्छे से करवा दिया उसको कि अच्छा, मतलब बढ़िया निकल के आया। गणेश, आपका? और ये बहुत मेरे लिए उपलब्धि थी मेरी लाइफ में, शुरुआत मेरी। गणेश जी आप बताइए, आपके लिए तो बहुत सारे होंगे, चुनना मुश्किल हो रहा होगा। नहीं, मैंने शुरुआत की थी अल्ट्रा में। मेरी भी शुरुआत वैसे लीला जी से ही हुई। फर्स्ट जो मेरा चिल्लाना था, आग आग आग, और सर आपसे मिलने कोई आया, ये लीला जी के पास ही हुआ था। मेरे ख्याल से हम सबकी शुरुआत साउंड एंड विजन से ही स्टार्ट हुई है। मेरी जर्नी भी वहीं से स्टार्ट हुई है। यस, तो पहले तो लीला जी को नमन, उनकी आत्मा को नमन, उनकी वजह से हम लोग। तो बात तो वही है कि विनोद कुलकर्णी जी जो हैं, हमारे इंडस्ट्री के बहुत नामी गिरामी लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं।
तो मैं शुरुआत में उनके पास बहुत स्ट्रगल करता था कि अरे कुछ काम दे। फाइनली उन्होंने मुझे काम के लिए बुलाया और वो काम करने के बाद वो इतना खुश हुए कि उन्होंने डायरेक्टली मुझे ड्रैगन हार्ट करके फिल्म थी, जिसमें जो ड्रैगन था वो शॉन कॉनरी था और हीरो कौन था मुझे नाम याद नहीं आ रहा है अभी। तो वो हीरो था, उसका फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैंने, जैसे अभी समय ने कहा कि ओशंस 11 में उसको जैसा मिला, वैसे ड्रैगन हार्ट वाज माय फर्स्ट फिल्म एज अ हीरो, मतलब फर्स्ट हॉलीवुड फिल्म एज अ हीरो। एंड द सेकंड फिल्म व्हिच आई डिड फ्रॉम साउथ टू हिंदी वाज दिलेर। आई थिंक उसमें मौसम भी मिलता था। दिलेर चिरंजीवी जी को फर्स्ट फिल्म किया था। तो ये सब दो फिल्में मैंने की तो मुझे लगा कि भाई तू कुछ कर सकता है, मतलब यू आर गुड, हाँ मार सकता है लाइफ में। और फिर उसके बाद बाय द ग्रेस ऑफ मौसम आपसे रूबरू होती हूँ, आप बताओ आपका कौन सा गीत? आई थिंक मेरे ख्याल से सब लोगों ने यही बात बोला है कि जहाँ से जो पहला एक अच्छा ब्रेक मिलता है वही शायद दिल के सबसे पहले करीब होता है। बिल्कुल। मेरी शुरुआत तो सर थिएटर करती थी, तो वहां से सुरभि जी ने कहा कि ट्राई करो डबिंग में भी। तो एक कमर्शियल था मेरा पहला जो मनोहर नाइक के साथ किया था। लेकिन प्राउड फैमिली यूटीवी के लिए एक सीरीज थी जिसमें आप भी थी प्रतिभा जी। वो मेरा फर्स्ट ऑडिशन अप्रूव हुआ था, फर्स्ट पहला। तो मैं बहुत खुश थी कि पहली बार ऑडिशन वाली मतलब कैरेक्टर करने का मौका मिलेगा। तो उसमें आप थी और साउथ वाली गणेश जी ने कहा दिलेर। तो गणेश जी की एज ए हीरो वो पहली फिल्म थी और एज ए हीरोइन मेरी भी वो पहली फिल्म थी। तो ये दो चीजें मतलब कि बड़ा ब्रेक, मतलब छोटे कैरेक्टर से करके अचानक से आपको बड़ा ब्रेक मिलता है। हाँ, तो ये मुझे याद है। और मैं एक सीरीज करती थी दैट्स सो रेवन, उसमें रेवन की फ्रेंड थी चेल्सी। तो वो कैरेक्टर मुझे बड़ा पसंद था, बहुत अच्छा लगता था। और उसके बाद तो फिर भीम में कालिया का जो कैरेक्टर था वो मुझे अभी भी अच्छा लगता है। ये दोनों ही सीरीज मैंने लिखी हुई हैं। वाह प्रतिभा जी, देखिए ये पता नहीं अभी से बाहर निकले। यस, मुझे एक बड़ा अच्छा सा सवाल आया है इसी से रिलेटेड। एक सवाल नीरव व्यास जी का एक आया है सवाल कि समय और गणेश जी ने कौन सा साथ में किया है? कोई आपको याद है जो प्रोजेक्ट आपको लगा हो कि हाँ ये हमने ये वाला बहुत अच्छा सा किया? बहुत सारे किए होंगे आई थिंक। कई अभी रिसेंट वाला बता दीजिए गणेश। रिसेंट वाला तो अभी सूर्यवंशी है, सूर्यवंशी जो आई है नेटफ्लिक्स पे। बाहुबली में दोनों साथ में थे। बाहुबली में तो थे, बाहुबली आइकॉनिक। वो तो मतलब लाइक वो एक हाँ वो मील का पत्थर है। कटप्पा थे और मैं कृष्ण वर्मा था, वो जो सेकंड इसमें कॉमेडी जो करता है वो। और फर्स्ट पार्ट में आई वाज द वॉइस ऑफ सुदीप जो तलवार देखने आता है कटप्पा को। तो मतलब मेरे बाहुबली के सारे स्टार्स बैठे हुए, हम दोनों की राशि भी एक ही है। अच्छा, और हम इसी को लेकर हम साथ साथ चलते रहते हैं, कुंभ राशि। और क्रोकोडाइल वाला जिसमें तुम बाप बने थे मैं बेटा बना था। राइट, अरे वो तो कमाल था यार, वो तो जबरदस्त था। ये हमारी आवाज की दुनिया की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है। सॉरी मैं बीच में बोल रही हूँ। ये आवाज की दुनिया की एक बड़ी खूबसूरती है कि पता नहीं हम चाहे लगभग चाहे जैसे भी एज में हो, बट कभी कोई किसी की बेटी बना होता है, कभी कोई किसी की कभी कोई हस्बैंड भाई। मौसम में और हमने कितनी फिल्में, मौसम में और मैंने कितनी फिल्में कर ली हम लोगों ने। मैंने और आपने अभी कितने सारे सीरीज की है। बिल्कुल प्रतिभा जी, हमने अभी एक सीरीज की थी ग्रीन सिटी, तो उसमें मैं समय जी की मम्मी का कैरेक्टर कर रही थी। That was amazing character, बहुत अच्छा किया आपने। ये जो आवाज के जो हम लोग की मॉड्यूलेशन पे हम लोग बाद में एक बहुत प्यारा सा छोटा सा खेल खेलेंगे, आप लोग सब तैयार रहना। ये एक मेरी एक रिक्वेस्ट है, हाँ जी बोलिए। गणेश समय जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ जी, मौसम वो दादी वाली वॉइस एक बार प्लीज आप सुना दीजिए। वो हम लोग करेंगे डेफिनेटली। अभी
अभी ट्रेलर नहीं। वो जरूर करेंगे कि कुछ सवाल ऐसे है ना, क्योंकि हमारी नौजवान पीढ़ी जो इस इंडस्ट्री में आना चाहती है, उनसे रिलेटेड हम चाहें तो ज्यादा से ज्यादा उन तक ये नॉलेज हम शेयर करना चाहेंगे। बाकी फन पार्ट तो हम डेफिनेटली करेंगे कि आप लोग इस जब एज अ मतलब वॉइस एक्टर को क्या ट्रेनिंग दी जा सकती है? अगर वो इंडस्ट्री में कोई आर्टिस्ट आना चाहे, आवाज चाहे जैसी भी हो, जरूरी नहीं कि उसकी आवाज ऐसे वाली हो या ऐसे वाली हो, मगर क्या एक वॉइस एक्टर को ट्रेन किया जा सकता है? गणेश जी की तो एकेडमी भी है, आप बताइए। हाँ, तो इसलिए मैं एंड में बोलूंगा। नहीं, आप ही बोलोगे ना। पहले आप बोलोगे। नहीं, पहले मौसम और समय को बोलने दो, क्योंकि मैं सब कुछ बोलूंगा, फिर ऐसे नहीं, उनके भी तो व्यूज आ रहे हैं। मौसम इरशाद। प्रतिभा जी, जब हमने शुरू किया था, जैसे कि मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगी कि गणेश जी, समय जी और मैं लगभग हमारी शुरुआत साथ में ही हुई थी। समय जी जैसे थोड़े से सीनियर हैं, लेकिन हमने एक टाइम ऐसा था कि मैं, गणेश जी और समय जी एक फिल्म में तीनों होते थे और दिन में 3 फिल्में करते थे, साउथ की ज्यादातर। मतलब 2 हीरो हैं तो समय जी और गणेश जी हैं और मैं हीरोइन कर रही हूँ। ऐसे हमने बहुत काम किया। तो तब कोई ट्रेनिंग वगैरह ऐसा कुछ था नहीं, ना क्लासेस वगैरह थे। जो हमारे सीनियर्स थे उनसे ही हम सीखते थे, या ऐसे ही चले गए स्टूडियो में, शुरुआत में सीख रहे हैं, वो एक तरीका था। लेकिन अभी मुझे लगता है कि कई सारे इंस्टीट्यूट हैं, क्लासेस चलाते हैं, लोग सिखाते हैं, तो नए लोगों के लिए एक अच्छा जरिया है सीखने का। ये भी अच्छी बात है, ये भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। हम काम करते करते ही सीख रहे थे, या हमारे सीनियर भी हमें सिखा रहे थे। हाँ प्रतिभा जी, तो मैं यही कह रही थी कि तब हमारे पास ऐसे कुछ क्लासेस वगैरह नहीं थे, इंस्टीट्यूट वगैरह, तो अपने सीनियर से ही सीख रहे थे। थोड़ा मतलब कहीं क्राउड में सीख रहे हैं छोटे मोटे कैरेक्टर। लेकिन अभी काफी सारे हैं इस तरह के क्लासेस, तो उसका फायदा उठाना चाहिए लोगों को। इस बारे में मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगा कि जो शुरुआत अगर थिएटर से होती है तो आपका बेस बहुत मजबूत हो जाता है, क्योंकि इसके लिए सबसे बेहतर हथियार है वो आपकी भाषा है। अगर जिस माध्यम में आप काम करना चाहते हैं, अगर हिंदी उर्दू में काम करना चाहते हैं, तो ये दोनों लैंग्वेज पर आपका कमांड होना बहुत जरूरी है। और आज के दौर में इंग्लिश भी उतनी ही जरूरी है। जी बिल्कुल, क्योंकि आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें इंग्लिश का भी उतना ही महत्व होता है, क्योंकि बीच बीच में इंग्लिश के शब्द होते हैं। तो अभी चैनल और ये सब इतना डिमांडिंग है कि आपको उसमें परफेक्ट होना है। आपको 19-20 नहीं चलेगा उनको। एक बहुत फैक्ट बता रहा हूँ आपको। तो आप जितना अपने आपको ट्रेन करें, इसमें इट्स अ कम्पिटिटिव इंडस्ट्री, आप जितना अच्छा बेहतर करें उतना ज्यादा आपके लिए फायदा है। आप अपने आप को तराशिए, ट्रेन कीजिए और एक खूबसूरत नगीने की तरह आप आइए मार्केट में, तो आप एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और मेरी तालीम थिएटर से हुई है और उसके बाद डबिंग की कुछ टेक्नोलॉजी मैं समझा। मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं, बिकॉज मैं ऑलरेडी ट्रेन्ड एक्टर था, तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो गया। और मैंने देखा है अपने सीनियर्स को काम करते हुए। मैंने शक्ति जी को देखा है, मैंने निनाद को करते हुए देखा है, मैंने परमिंदर जी को देखा है, मैंने तमाम मोना जी को देखा डब करते हुए मैंने लाइव। तो मैंने उनसे ये सारी चीजें, काफी कुछ मुझे सीखने का मौका मिला। तो ये तो कह सकता हूँ कि हाँ, मुझे इंडस्ट्री में आने के बाद भी बहुत कुछ सीखने को मिला और उसका फायदा हुआ मुझे बहुत। तो जबान बहुत जरूरी है, साफ। और उसके बाद में जैसे कि इंस्टीट्यूट का फायदा बेशक बहुत अच्छे से होगा फायदा, बिकॉज इंस्टीट्यूट में आपको एक बच्चे की तरह सिखाया जाता है। उसके मतलब स्कूल फीडिंग होती है, बेसिक से सिखाया जाता है। तो नेचुरली अगर कोई अच्छा इंस्टीट्यूट है तो बहुत बढ़िया है। गणेश जी जैसे टीचर अगर मिल जाते हैं तो फिर तो माशाअल्लाह, और क्या चाहिए लाइफ में। देखिए, मैं एक बहुत ही सिंपल बात कहूंगा। आई विल गिव अ वेरी स्मॉल एग्जांपल इस कि क्या है ना, हर मिट्टी का घड़ा नहीं बन सकता। ओके, एक तरह की मिट्टी होती है जिसका घड़ा बनता है। करेक्ट। हर मिट्टी की ईंट नहीं बनती, एक ही टाइप की मिट्टी होती है जिसकी ईंट बनती है। अब जरूरी नहीं कि जिसकी ईंट बने उसी का घड़ा बने, या जिसका घड़ा बने उसी की ईंट बने। तो अगर आपको वॉइस आर्टिस्ट होना है तो आपको आपके अंदर वो मिट्टी होनी चाहिए।
तभी आप कर सकते। जैसे समय ने बहुत कि लैंग्वेज के ऊपर कमांड होना चाहिए, लेकिन अभी समझो मैं मराठी आदमी हूँ, ठीक है, तो मुझे कम से कम मेरी लैंग्वेज तो ठीक से आनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो मैं कम से कम मेरी लैंग्वेज में तो वॉइसिंग या डबिंग कर सकता हूँ। सो बेसिक एनीबडी कैन बी डबिंग आर्टिस्ट, ये बहुत गलत बात है। डबिंग ये एक बहुत ही स्पेशल विधा है जो बहुत कम लोगों को आती है। मतलब अगर मैं आप तीनों को पूछूं कि आप जिस एरिया में रहते हो, आपके अगल बगल के 1000 लोगों में आप अकेले ही वॉइसिंग आर्टिस्ट हो। हाँ जी। तो मतलब यू आर पर्सन ना, हजारों में एक, दैट मीन्स यू आर अ स्पेशल पर्सन। तो वॉइसिंग के लिए जैसा आपने कहा कि यस, आवाज बहुत अच्छी होनी जरूरी नहीं है, लेकिन उस आवाज को अच्छी तरह से इस्तेमाल करने आना बहुत, अगर आप उसको इस्तेमाल पूरी तरीके से करते हैं, उसमें ये बाकी चीजें ऐड ऑन हो जाती हैं कि आपकी जबान अच्छी है, आपका एक्सप्रेशन अच्छा है, आपकी एक्टिंग की तालीम है, आपको संगीत के बारे में कुछ पता है। यू नो लाइक संगीत में जैसे 7 सुर होते हैं, वैसे आप जब करते हैं तो उसका सुर पकड़ना बहुत जरूरी होता है। उस कैरेक्टर का पिच क्या है, उस कैरेक्टर ने किस पिच में बात की हुई है। करेक्ट, ये तो बात हो गई डबिंग की। लेकिन जब हम वॉइस ओवर्स करते हैं, जैसे समय बहुत सारे हम लोग एड्स बहुत करते हैं, तो एड्स में जब इसमें वॉइस ओवर आता है, तो वॉइस ओवर में वो म्यूजिक समझना, म्यूजिक का सेंस समझना, उस पर्टिकुलर वॉइस में आपको कितना नीचे जाना है, कितना ऊपर आना है, कितना आपको एक्साइटमेंट रखनी है, कितना वार्मथ डालना है, ये जो चीज है ना, इसमें आपका खुद का ऑब्जर्वेशन, अरे निखिल कपूर ने ऐसा किया था, या निनाद ने ऐसा किया था, या पीपी ने ऐसा किया था, या विराज ने ऐसा किया था, यू नो, ये आपको ध्यान में रख के ऑब्जर्वेशन करके। वैसे या दर्पण इज एन अमेजिंग वॉइस ओवर, मतलब जो पैनल वॉइसिंग करते हैं या प्रोमोस करते हैं, मैं जब प्रोमो करता हूँ मैं हमेशा दर्पण को दिमाग में कि दर्पण कैसे करेगा, ही इज दैट गुड नरेशन। जब तो यू हैव टू बी एन ऑब्जर्वेशन, प्रॉपर आपको ऑब्जर्वेशन आपको चाहिए। दूसरी बात, जैसा समय ने कहा कि आपका तलफ्फुज़, आपकी जबान, और तीसरा आप में वो चीज होनी चाहिए, जैसे मौसम इज फ्रॉम थिएटर, आई एम फ्रॉम थिएटर, समय हैज बीन अ ट्रेन्ड एक्टर, ही इज फ्रॉम थिएटर, आप थिएटर से हैं, तो थिएटर में होने की वजह से क्या होता है ना, आपका जो घड़ा है, वो जो मिट्टी है, वो अच्छी तरह से तैयार हो जाती है, बस आपको उसको अप्लाई करना है। सो एनीबडी कैन बी अ वॉइस आर्टिस्ट एंड एनीबडी कैन नॉट बी अ वॉइस आर्टिस्ट, ये दोनों चीजें उतनी डिपेंडिंग अपॉन आपको आंकना बहुत जरूरी है, मेरे अंदर क्या क्या चीज है, और फिर उसको आपको मटेरियलाइज करना है और उसको आपको अप्लाई करना है, तब जाके आप आगे बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से जैसे कि आपको होता है ना कि अगर मान लीजिए एक गायक है, अगर बेसिक सुर ही नहीं है, तो वो कितना भी ट्रेन किया जाए, अगर उसका बेसिक सुर ही नहीं है, वो सारे गामा भी नहीं पकड़ पा रहा है, तो उसको ट्रेन कैसे किया जाता है? निखारना, या जैसे गणेश जी बोल रहे हैं कि आवाज में बेस, पिच, टोन, तलफ्फुज, ये सब सिखाया जा सकता है, पर अगर बेसिक नैक ही नहीं है कि हमको हमारे अंदर वो अंदाज ही नहीं है और हमारे में वो बात ही नहीं है, तो जरूरी नहीं कि हर एक को सिखाया जा सके, पर सिखाया जा सकता है, ये भी जरूर, मतलब ऐसा भी पॉसिबल है। कोई भी चीज नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन हाँ, आपके अंदर वो एक पन तो होना चाहिए जिसकी वजह से आप एक वॉइस आर्टिस्ट बन सकते हैं। और जहाँ सिंगर की बात है, अगर उनके पापा के पास या पति के पास बहुत सारा पैसा हो तो वो कुछ भी कर सकते हैं, वो गा भी सकते हैं, मैं स्टूडियो में जाऊंगा, मैं लेकिन डबिंग में वो नहीं हो सकता। हाँ, ये हो आपके पापा हीरो करेगा तो बात अलग है। ऑटो ट्यूनिंग से हो जाता है। बहुत अच्छी, मेरे ख्याल से सभी ने चीज जरूर शेयर की होगी सबके साथ कि मैं अपने युवा पीढ़ी को जरूर ये बताना चाहूंगी, डबिंग एक ऐसी कला है, या आवाज की दुनिया में प्रोमोज वगैरह तो चलो स्क्रिप्ट लेके हमने पढ़ लिया, डबिंग एक ऐसी कला है कि आपकी स्क्रिप्ट पे नजर होती है, आपकी स्क्रीन पे नजर होती है, आप सुन रहे होते हो इंग्लिश में या जो भी लैंग्वेज होती है, और आपको डब किसी और लैंग्वेज में करना होता है, तो आपकी सारी इंद्रियां उस समय ऑलमोस्ट वर्क कर रही होती हैं, तो आपको बहुत अटेंटिव रहना पड़ता है, और उसको डेफिनेटली ये कला है, इसको महारत इसमें हासिल करनी पड़ेगी, इसकी प्रैक्टिस होती है। कि जैसे कि हम लोग के पास अक्सर फोन कॉल्स आ जाते हैं, अब सभी के पास आते होंगे, अरे यार तुम दिलवाओ यार कुछ काम वाम, हम भी दे देंगे आवाज बहुत आते हैं। तो वैसा नहीं है, सीखना पड़ता है। बिल्कुल, एक्टिंग से ज्यादा टफ है, आई गेस। हाँ जी, तो मैं भी मानती हूँ कि समय की एक लाइन याद है, वो मैं यहाँ कहना चाहूंगा, मैं हमेशा समय को कोट करता हूँ। समय कहता है
कि एक्टिंग बाप है, एक्टिंग जो है वो बाप है। अच्छा, मतलब वो स्ट्रिक्ट है, आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, आपको अपने सेहत का ख्याल रखना पड़ता है, आपके चेहरे का ख्याल रखना पड़ता है, आपके कपड़ों का ख्याल रखना पड़ता है। मतलब आपने जरा भी छूटे तो आप मार्केट से गए। लेकिन हाँ। डबिंग जो है वो एक माँ की तरह है। मतलब दयालु आप माँ। बहुत बेहतरीन डबिंग आर्टिस्ट भी ना हो ना तो आप एम्बियंस कर लोगे, क्राउड कर लोगे, वो चल ये ले बेटा ले जा, कुछ भी माँ की ममता पूरी जिंदगी भर चलेगी। बिल्कुल। बहुत सुंदर आपने, हाँ ये बात बहुत अच्छी, मुझे फिर से बोलूंगी कि एक्टिंग Acting- बाप की तरह है और वो स्ट्रिक्ट Acting होता है, वो like अनुशासन a strict सिखाता है। father. Yes. very And dubbing nice. is like a kind mother. Kind. Yes, absolutely. That is what Samay always used क्या to say. बात है, मुझे सर? अभी भी- Acting is like a strict father and dubbing is like a kind mother. Yeah. बढ़िया बढ़िया। जी। आज के दुनिया में जो हम ये आज 4th वॉइस फेस्ट है, आप लोग मुझे बताओ कि ये जो दर्पण जी ने इतना अमेजिंग पैनल शुरू किया है, ये मंच जो कलाकारों को दिया है, नॉट ओनली आवाज के लिए नहीं, साउंड इंजीनियर्स के लिए, स्क्रिप्ट राइटर्स के लिए इतना खूबसूरत मंच दिया है, इसकी आप प्रशंसा तो करते ही हैं, बट इसका क्या इम्पोर्टेंस अब लगता है आपको कि हाँ यार ये बहुत जरूरी था, थोड़ी देर से शुरू हुआ मगर ये बहुत जरूरी था और बहुत जरूरी है, और क्या इम्पोर्टेंस है आज के आने वाली पीढ़ी के लिए इसकी? मुझे लगता है कि दर्पण जी एक अलग पहचान दे रहे हैं हमारी इंडस्ट्री को इसके जरिए, जो भी वो इतनी मेहनत कर रहे हैं उनकी टीम शुगर मीडियाज, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब हम डबिंग हमने भी शुरू की थी तब डबिंग क्या है हम खुद भी बहुत कम जानते थे इस बारे में, या हमारे घर वाले भी नहीं जानते थे। लेकिन आज जो इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, इस तरह का प्लेटफॉर्म है, इससे लोगों को पता चल रहा है कि डबिंग क्या है। अभी देखिए कि हमारे कितने डबिंग आर्टिस्ट ऐसे हैं जो स्टार हैं। Exactly. तो वो इन्हीं सारी प्रोग्राम्स के जरिए लोगों को पता चलता है कि हाँ एक डबिंग इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ लोग इतनी मेहनत करते हैं, और डबिंग करने वाले कुछ तो बहुत अच्छे और बेहतरीन और बड़े बड़े आर्टिस्ट भी हैं। मेरे ख्याल से आने वाली पीढ़ी को इससे काफी फायदा होगा, इससे काफी समझने को मिलेगा और सीखने को भी। जैसे कि आप ही हमारे इंटरव्यू में समय जी इतनी अच्छी बातें बता रहे हैं, गणेश जी या आप, तो ये सारी चीजें हमें कहाँ पता चलती थी। लेकिन अभी की जो जनरेशन है वो इन मतलब जैसे ऑनलाइन ये सारी चीजें देख के समझ सकती हैं, सीख सकती हैं। तो मैं तो बहुत तारीफ करती हूँ दर्पण जी की, और इसमें मेहनत भी बहुत है। चाहे हम 1 घंटे का इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं इसकी तैयारी कब से कर रहे होंगे। मेरी अभी उनसे एक बात हुई कि इतनी इजीली हम लोग स्टूडियो में एंटर हो पाए ऑनलाइन में, इस तरीके से अपना इतनी तैयारी इन्होंने, इनकी टीम ने की है। सबको बहुत बहुत बधाई। और हम तो अब मैं भी जुड़ी रहूंगी डेफिनेटली, और बहुत ज्यादा प्रोत्साहन हमें इस तरीके के मंच को और देना चाहिए। गणेश, बिल्कुल आपकी? मैं तो यही कहना चाहूंगा, जब ये दर्पण एसोसिएशन ऑफ वॉइस आर्टिस्ट जो है उसके साथ पहले से काफी जुड़ा रहा है, उसने बहुत संभाला है एसोसिएशन को, और आज एसोसिएशन ऑफ वॉइस आर्टिस्ट एक अलग लेवल पे पहुंच गया है। हमारी जो कमिटी है बहुत अच्छा काम कर रही है, और इस कमिटी के काम को भी दर्पण रिकॉग्निशन दे रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया सिर्फ आर्टिस्ट को नहीं, आर्टिस्ट के लिए काम करने वालों को भी रिकॉग्निशन दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, इंडिया वॉइस फेस्ट के जरिए जो आर्टिस्ट लोगों को पता नहीं थे कि इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को इसने किया था या इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को इसने किया था, उन लोगों की पहचान, जैसे आज मेरी आवाज भी पहचान है, ये हमारा जो प्रोग्राम है, अभी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम थोड़े बहुत जाने पहचाने हैं सोशल मीडिया पे, पर बहुत सारे हैं जिन्होंने जो किया है वो बहुत ऐसे तो शर्माते हैं, तो तैयार नहीं करने को, उनको पकड़ पकड़ के दर्पण लेके आए। तो दैट इज उसने, और पूरी टीम, ऑफ कोर्स किरण एंड ऑल द पीपल, टीम इतनी बढ़िया है पूरी इंडिया वॉइस फेस्ट की, जितनी तारीफ करो कम है। और इंडिया वॉइस फेस्ट ने सबसे अच्छा काम जो किया है, जो मुझे लगता है, उन्होंने सिर्फ आर्टिस्ट को ही नहीं, फैंडम वालों को, जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं उनको, और जिनको वॉइस एक्टिंग के बारे में मालूमात नहीं थी, उनको भी वॉइस एक्टिंग में इंटरेस्ट उन्होंने पैदा कर दिया बिकॉज ऑफ इंडिया। और इंडिया फेस्ट में सिर्फ वॉइसिंग और डबिंग ही नहीं, ऑडियो बुक्स, पॉडकास्ट, बाकी बहुत छोटे छोटे मैं आज भी देख रही थी, थोड़ी देर पहले स्टूडियो में मैं स्नीक
किया था मैंने, तो मैं देख रही थी ऑडियो बुक्स के लिए उनके जो साउंड इंजीनियर्स हैं या राइटर्स हैं, इन सबको एक पहचान मिल रही है, इनको इनके चेहरों को लोग पहचान रहे हैं। इससे मोटिवेशन कितनी मिलती है कि आप सिर्फ ये कितनी तरीके के प्रोफेशंस हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके लिए मार्केट में बहुत सारा काम है। तो ऐसे मंच के लिए तो हम डेफिनेटली फिर से दर्पण और साउंड रिकॉर्डिस्ट आ रहे हैं। अभी तो मेरे ख्याल से पीटर बेकर भी आए थे कल, यू नो, फॉरेन से भी आर्टिस्ट, जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट बात हो रही है, ये कहाँ पॉसिबल है? मैं आज तक किसी इंटरनेशनल आर्टिस्ट को मिला नहीं हूँ। हाँ, मैं खुद ही नेपाली लैंग्वेज करता हूँ, इसके तो मैं खुद इंटरनेशनल बन गया, वो बात अलग है। नेपाली ना, तो मैं जब दिल्ली में थी, आर्टिस्ट हैं वो बांग्लादेशी भी करते हैं, तो बोला बस बॉस यू आर इंटरनेशनल आर्टिस्ट, क्योंकि आपकी आवाज बांग्लादेशी भी सुनाई देती है, तो वो बात अलग है। बट दिस टाइम एक्चुअली हैड द, यू नो, आज फ्रांसुआ ने जो परसों जो हुआ था, इतना अच्छा लगा सुन के, यू नो, आपको एक अलग दुनिया आपके सामने खुल जाती है। तो IVF इज डूइंग दैट। मैंने पहले इसमें भी कहा था कि IVF जो होता है वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे एक नए जीव का जन्म होता है। और वैसे तो इंडिया वॉइस फेस्ट है कि नए नए डबिंग आर्टिस्टों का जन्म हो रहा है, नए नए वॉइसिंग आर्टिस्टों का जन्म हो रहा है। सो ये IVF दर्पण को बहुत बहुत बधाई, और हम सब पूरी वॉइस फैटर्न को बधाई, बिकॉज ही इज वन ऑफ द फैमिली। हमारी जो इतनी बड़ी फैमिली है उसका वन ऑफ द मेन, मतलब चाचा मामा जो भी कह लो, अभी बोलेगा मुझे चाचा मामा क्यों कहा, तो भाई अभी है उम्र, क्या कर सकते हैं। मुझे मैंने आज यही बोला दर्पण जी के, दर्पण जी मैं भी आराम से बिना चश्मे के बैठ सकती थी, मुझे मॉडरेटर बना दिया, मुझे चश्मा पहनना पड़ेगा, तो कहते मैं नहीं पहनता क्या? तो निकाल लेती हूँ कि अच्छा, सवालों का सिलसिला तो हम और जारी रखेंगे। तो हम वो जो बीच में एक छोटा सा हमने बोला था कि क्विक सा हम एक गेम खेलते हैं ताकि उसमें मजा भी आए, और हमारे लोग, हमारे दर्शक जो हमसे जुड़े हैं या जो सीखना चाहते हैं, वो ये देखें कि हम लोग आवाज कैसे अपनी बदलते हैं। तो सिनेरियो में आपको बताती हूँ कि एक घर है और उस घर में पेमेंट सही समय पे नहीं हुई है और नेट कट चुका है। ये घर नहीं, ये स्टूडियो है, ये स्टूडियो है, हमारे पेमेंट सही समय पे नहीं होती है। हम बता रहे हैं इस घर का नेट कट चुका है, मौसम है 10 साल का बच्चा, ठीक है, और आप कभी भी बीच में 10 साल के, और जब मैं बीच में कुछ बोलूंगी कि आप ये आवाज बदल दीजिए तो आप बदल दीजिएगा, सिनेरियो वही चलता रहेगा। बिजली का बिल, वो नेट का बिल कट चुका है, केओस मचा है, गणेश हस्बैंड है, गणेश अपना सुनील शेट्टी की आवाज में बात करेंगे, और जब भी मैं बोलूंगी आप आवाज बदल देंगे। समय जी अपनी बाहुबली की कटप्पा की आवाज में बात करेंगे, और मैं बॉलीवुड वॉनबी हस्की वॉइस में करूंगी, और फिर बीच में टाइटल वगैरह जोड़ दूंगी। तो गणेश 10 साल का बच्चे को नेट की ज्यादा परेशानी होगी, तो 10 साल के बच्चे से शुरू करते हैं। बीच बीच में कोशिश ये करेंगे कि बहुत ज्यादा वो ना हो, अपने अपने आराम से, मगर एक केओस क्रिएट करना है, मगर आवाज हमने जो बताई है वो करिए। तो शुरू करो मौसम। पापा मैंने कितनी बार कहा आप नेट का कुछ करते क्यों नहीं है, मेरे ऑनलाइन क्लासेस भी है, मैं सब मिस कर देता हूँ सिर्फ आपकी वजह से पापा। फिर मम्मी मुझे डांटते क्यों होमवर्क नहीं किया। यह धरती मेरी माँ है। आगे तो बोलती जाओ। हाँ भाई, यह धरती मेरी माँ, लेकिन तुम्हारी माँ कहाँ है? ये तो मुझे क्यों बोल रही है? जाके अपनी माँ को बोलो, सारे बिल वो भरती है। समय पड़ोसी है। को मैंने बोला तो मम्मा मुझे डांटती है, मम्मा बोलती है कि पापा को बोलो, पापा को बोलो, पापा को बोलो। पापा से तो मैं कब से बात करना चाह रही थी, कल रात में मैंने इनसे कहा था, बेटा जब पापा मम्मी बात कर रहे होते हैं बच्चे बीच में नहीं बोलते बेटा। सॉरी मम्मा। देखो ना, सुनो, हमारे पड़ोसी आए हैं मिस्टर कटप्पा, वो कुछ कहना चाह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कहीं आसपास में शिवगामी है। शिवगामी सा कुछ सुनाई दिया मुझे। कहाँ है शिवगामी? शिवगामी तुम यहीं? हाँ, आप ही तो है, आप ही तो है। मुझे लगता है आप ही शिवगामी की तरह। कमर शंख फूंक दो। माते आदेश करें। उत्पल दत्त। मम्मा मम्मा ये मेरे फेवरेट अंकल हैं, हमेशा मेरे लिए चॉकलेट लाते हैं।
हाँ मैं बेटा, तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ, मैं टैंगर्स की विलन मदर हूँ। मैं तुमको कच्चा चबा सकती हूँ अगर तुमने अपनी चोटी नहीं फेंकी तो। पता साहब। हाँ बेटा, लड्डू खाओगे बेटा? बेटा देखो, इंटरनेट को भूल जाओ, लड्डू खाओ। लड्डू खाने से तुम्हारे पेट में गुदगुदी होगी और इंटरनेट को भूल जाओगे बेटा। नहीं यार, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे लड्डू वड्डू मत खिलाया करो, और तुम्हारे लड्डू खिलाने से ना मेरा वजन बढ़ जाता है। उसके बाद मुझे कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। अब मैं ये लड्डू नहीं खाऊंगी, मतलब नहीं खाऊंगी, नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आया। हम लोग, मैंने सिनेरियो तो किसी को बताया नहीं था, पर बड़ा मजा आया क्या इम्प्रॉम्प्टू करने के लिए। अच्छा, एक सवाल है जो शायद हमारे बच्चे जानना चाहेंगे कि इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए, और इसी से जुड़ा एक सवाल, क्या आवाज का ख्याल कैसे रखा जाए? सबीना, मलिक, मौसम। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि जैसे समय जी ने कहा था, लैंग्वेज बहुत बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी मुझे काफी प्रॉब्लम होती थी। जैसे मैं गुजराती मीडियम से थी, तो गुजराती एक्सेंट का आना थोड़ा, तो फिर धीरे धीरे जैसे सीनियर्स कहते गए कि इसको ठीक करो, ऐसे काम करो, वैसे काम करो, ये इस आर्टिस्ट को सुनो। तो मेरे ख्याल से लैंग्वेज बहुत जरूरी है। और उसके बाद परफॉर्मेंस, तो जैसे गणेश जी ने कहा कि अंदर से वो चीजें होती हैं, उसका मतलब कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप सीनियर्स को देखकर सीख सकते हैं। और आवाज का आप कैसा ख्याल रखती हैं मौसम? मैं तो सच बताऊं, मैं सब कुछ खाती हूँ, लेकिन ठंडा थोड़ा सा कम, ठंडी चीजें। और मुझे हमारे एक सीनियर आर्टिस्ट ने एक बार कहा था कि जब अगर आप कोई चिल्लाने वाला कैरेक्टर करते हो, या आपने कोई बहुत चीखे किसी फिल्म में दी है, बहुत शिवगामी टाइप का कोई कैरेक्टर कर दिया है, तो उसकी तुरंत बाद आप पानी ना पिए। मुझे, और तब से ये चीज मैं फॉलो कर रही हूँ कि अगर आपने बहुत ज्यादा ऐसा कुछ काम किया है तो, और तेल वेल का खाना थोड़ा कम, ये सब तो खैर सब थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन मैं सब खाती हूँ। मेरे ख्याल से वो इसलिए उन्होंने बोला होगा कि जब आप चिल्लाते हैं तो ये हिस्सा बहुत गर्म हो जाता है, तो इमीडिएटली आप पानी पिएंगे तो वो कैच करेगा कोल्ड वगैरह। गणेश, आप बताइए पहला कदम और आवाज का ख्याल। देखो भाई, पहला कदम तो सिंपल है, बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है। आप कॉल करो, उनको जाके मिलो, वो 4 बार फोन उठाएंगे नहीं, 5वीं बार उठाएंगे, बोलेंगे हाँ भाई हाँ बताता हूँ, होगा। ये रेगुलर ऐसा, इससे मतलब आपको मायूस नहीं होना है। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जब आपको वो बुलाएंगे, सो द फर्स्ट चांस इज द लास्ट चांस। आप जब माइक पे जाओगे तो आपको ऐसा परफॉर्मेंस देना है कि वो प्रोड्यूसर आपको फिर से बुलाना चाहिए। बिल्कुल। तो बेसिक जो इंडस्ट्री का फंडा है वो हर जगह, आप एक्टिंग में जाओगे तो भी आपको 50 बार वहां जाके खा के वापस आना पड़ेगा, वो सेम डबिंग में। अनलेस एंड अनटिल आपके वॉइस में कुछ अलग ही चीज है कि यू आर सो मच टैलेंटेड कि आप गए और आप एक बार मिले और आपने कर दिया और आप आ गए, तो वो कोई आवाज और अंदाज में कुछ फन होना चाहिए। हाँ, तो आप शत्रु साहब आ गया आज है डबिंग करनी है, तो अरे वाह क्या आवाज है, वैसे फर्क पड़ेगा। तो वैसी आवाज हो तो बात अलग है। और जहां तक आवाज का ख्याल रखने का है, भाई मैं तो जैसी भी आवाज होती है उसमें डबिंग कर देता हूँ, छूट जाता है। तो मैं तो मुझसे तो तुम छुपे हुए भी नहीं हो, बोल ही नहीं सकते कि मैं ये नहीं खाता वो नहीं खाता, मुझे पता नहीं क्या। मैं तो जिंदगी जीता हूँ। अगर हो गया कि भाई आवाज काम नहीं कर रही है तो 4 दिन शांति से आराम करने का, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। अरे 4 दिन का मेरा डेली का मीटर चला गया, ये टेंशन लेके नहीं बैठना। ये सोचो कि भगवान ने आपको 4 दिन आराम करने का मौका दिया है, 4 दिन आराम, उसके बाद आवाज ठीक हो जाएगी, निकल पड़ो। उसके लिए दिल को क्यों प्रॉब्लम में डाल रहे हो? अरे मन किया भाई मुझे आज कुछ ठंडा खाना है, खा लो, कोई बात नहीं, पर कोई ओवर नहीं करनी चाहिए। जैसे मौसम ने कहा, अगर आप ओवर करोगे तो प्रॉब्लम होगी।
Yeah, that's it. So you just take care of your throat. गर्म चीजें जितनी खाओगे उतना थ्रोट के लिए अच्छा है, ठंडी चीजें खाओगे वो थोड़ा सा बुरा है, तो उसको बैलेंस करके होना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि खाना ही नहीं है। हाँ, दिल को मत मारो, दिल को मत मारो यार। हाँ, काम को मारो लेकिन दिल को मत मारो। बिल्कुल, जीने के मजे लो। हाँ, और क्या? मैं तो लेता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि परहेज बहुत जरूरी है, क्योंकि गणेश और मौसम की तरह सब भाग्यशाली नहीं होते हैं और कि मतलब कुछ भी खा के डबिंग में चले गए। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो गरम गरम भजिया और वो खा के उसके बाद में माइक पर जाते हैं और कोई खराश नहीं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। बट इसका मतलब ये नहीं कि सभी के साथ ऐसा होता हो। खासकर मेरे साथ, मैंने जब वॉइसिंग में आया था तो मेरी फेवरेट चीजें, मेरी लस्सी बहुत फेवरेट रही। लस्सी है, आइसक्रीम, आई लव आइसक्रीम। कोल्ड ड्रिंक्स मुझे पसंद नहीं था पहले से, बट ये दो चीजों की कुर्बानी मैंने दी और परहेज तो बहुत जरूरी है, मेरा ऐसा मानना है। गर्म पानी सबको पता है, गर्म पानी के गरारे रात को अगर करके इंसान सो जाए। गर्म पानी तो पैंडेमिक ने सिखा दिया सर। बिल्कुल। और एज अ वॉइस आर्टिस्ट पानी के गरारे कर लीजिए रात को, उसके बाद सुबह भी अगर आप करते हैं तो सोने पे सुहागा। मतलब उसके बाद आप जाइए माइक पे और देखिए जादुई, मतलब आवाज, मैजिकल वॉइस हो जाती है, बहुत खूबसूरत आवाज। और वो इसी सवाल के साथ जुड़ा हुआ एक सवाल था कि पहला कदम क्या उठाना चाहिए, जो कि शायद आपने बता दिया था कि अपनी तैयारी करो, तलफ्फुज की तैयारी करो, भाषा की तैयारी करो। मैं आवाज से रिलेटेड एक बात जरूर बोलना चाहूंगी कि चाहे वो आप सिंगर ना भी हो, आज हम ये बात कह सकते हैं गणेश और हम लोग की चलो हमने इतनी तैयारी करी है और इतने साल का एक्सपीरियंस रहा है, मगर जब हम छोटे थे, जब हम आ रहे थे इस इंडस्ट्री में या अननोइंगली हम आर्टिस्ट थे, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हम रियाज बहुत करते थे। चाहे आप सिंगर हो या ना हो, अगर आप अपनी आवाज के लिए एक्सरसाइजेस करेंगे, चाहे वो का एक्सरसाइज हो या बेस का एक्सरसाइज हो, अगर आपका गला रियाज की तैयारी है ना, तो बहुत जल्दी आपको ठंडे गर्म से फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेरी एक्सपीरियंस कहती है। ये रियाज मैं बोलने वाला था। हाँ, रियाज अगर आपका है ना, रियाज गले के एक्सरसाइजेस या आवाज के एक्सरसाइजेस जो भी है, जो भी आप कर सकते हैं, जो भी आपको गाइडेंस मिले अपने गुरुओं से या जो भी जिनसे भी मिले, तो आप अगर रियाज में अगर लगातार रहे ना, मैं ये कह रही हूँ कि 3-4 साल भी लगातार रहे ना, तो आपको ये ठंडा गर्म उतना इफेक्ट नहीं करेगा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा कभी कभार। मौसम अगर नजरअंदाज कर दिया तो अदरवाइज उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका रियाज सही होगा तो मौसम भी सही रहेगा और समय भी सही रहेगा और गणेश जी की कृपा आप पर रहेगी। बिल्कुल। और जो चेतन शशितल जो है, जो हमारे मतलब भगवान है वो वॉइस इंडस्ट्री के, वो हमेशा एक बात कहते हैं कि आवाज जो है ना वो नाभि से आनी चाहिए, गले से नहीं। तो गले पे आप मतलब जो आवाज में आपके रेजोनेंस होना चाहिए। तो जैसे मौसम ने कहा कि बहुत ज्यादा चिल्लाना, या ये तब प्रॉब्लम होता है जब आप अपने वोकल कॉर्ड्स इस्तेमाल करते हो और जो पेट से जो एयर आती है उसका इस्तेमाल नहीं करते। तो जो नाभि की, जो समय ने कहा या मौसम ने कहा, हम लोग बिकॉज थिएटर में वो सिखाते हैं कि नाभि से किस तरह बोला जाए। yes. तो इसके लिए हम ये कह रहे थे कि थिएटर की थोड़ी बहुत तरबियत जरूरी है, क्योंकि वो आप सिखाते हैं कि आपका गला किस तरह से आराम करेगा और आपके पेट से कैसे एयर पास होके वो साउंड आएगा। राइट। तो अगर साउंड आए तो गले को उतना तकलीफ नहीं होगा, यू नो। सो जैसे समय ने कहा परहेज जरूरी है, पर आपको वो टैक्ट भी मालूम होना चाहिए कि आप कितना चिल्लाएंगे, कितने जोर से चिल्लाएंगे, एंड यू शुड नो योर वॉइस कि कितना वॉइस। आज भी मैं 4 घंटे से ज्यादा डब नहीं करता। एक स्टूडियो में 4 घंटे का डब हो गया, उसके बाद आई टेक ऑलमोस्ट आधा 1 घंटे का बीच में मैं गैप रखता हूँ, फिर अगला डबिंग लेता हूँ। बिल्कुल। आई डोंट कम फॉर द होल डे टुगेदर। एक दिन में मैंने फिल्म खत्म कर सकता हूँ, पर मैं नहीं करता। Even I follow the same. करेक्ट। और जो अभी गणेश जी ने बोला कि ये नाभि वाला जो है वो सिंपली आपको लॉजिक बताती हूँ। जो अगर आप कोई एक्सरसाइज करता है ना, तो हमेशा बोलते हैं ना कि पहले वो अपने पेट के पास, जो गट के पास एक प्रेशर देते हैं, उसके बाद आप वो कोई वजन उठाते हैं, तो पहले यहाँ पे आप कंट्रोल कीजिए। तो नाभि के पास अगर आप कंट्रोल करेंगे, इवन चिल्लाने में या बोलने में, तो एक तो वो नेचुरल आवाज निकलेगी, गले से नकली आवाज नहीं निकलेगी नाभि के लिए। इसीलिए ओम का रियाज बहुत होता है, क्योंकि ओम में देन यहाँ एंड देन यहाँ, तो वो तीनों चीजों का रियाज जो होता है उसमें फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले इसीलिए नाभि का
इस्तेमाल, वहां से आवाज को प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। जो पेट को और आपके रिब केज को सेपरेट करता है उसे डायफ्राम कहते हैं। हाँ, तो आपको डायफ्राम से आवाज आनी चाहिए। तो डायफ्राम से आवाज आएगी तब आपको गले को उतनी तकलीफ नहीं होगी। जब आप गले से बोलेंगे तो आपके वोकल कॉर्ड्स पे प्रेशर आएगा। सो यू हैव टू यूज योर स्टमक, यू हैव टू यूज योर डायफ्राम स्पीकिंग। जो एकदम होता है ना, जिसको हम बोलते हैं इंटेंस, जो एक्टिंग करते हैं, आप देखो जो भी इंटेंस एक्टर्स हैं, they will always speak with that resonance because they speak from diaphragm. तो वो बहुत जरूरी चीज है और वो आपको सीखने से ही समझ में आएगी। वो ऐसे खुद भी आप ट्राई कर सकते हो, बट यू हैव टू गो टू अ थिएटर और कोई तो गुरु चाहिए जो आपको प्रॉपर उपयोग बताए। और अगर आप अभी इंडस्ट्री में कदम रख चुके हैं या रख रहे हैं, इनिशियल स्टेज पे हैं, तो मेरे ख्याल से जैसे इन्होंने बोला, खा लो भजिया वजिया, पर बहुत ठुसे हुए पेट से भी नहीं जाना चाहिए और बहुत खाली पेट से भी नहीं जाना चाहिए कि वो तो गुड़गुड़ की आवाज आती है, बहुत फनी हो जाती है, बहुत एम्बैरेसमेंट होती है, और बहुत भरी हुई उससे भी नहीं जाना चाहिए। बहुत ज्यादा चाय चिपचिपा जो लिप साउंड आते हैं और बीच में ही अगर आपको वो अजीब सा वो होगा, तो एक ठीक ठाक एक डेढ़ घंटे पहले खा के आराम से खुश मिजाज होके जाइए और फिर आप काम कीजिए। एक सवाल मैं अपनी तरफ से जरूर पूछना चाहूंगी आप लोगों से कि आप लोग इंडस्ट्री में हैं, ये एक तरीके का हमारी रोजी रोटी भी है और हमारी कला का हमारे लिए पैशन भी है। जिंदगी के इस सफर में आप अपने उतार चढ़ाव को, चैलेंजेस को कैसे फेस करते हैं और फिर भी बने रहते हैं? क्योंकि मैं जानती हूँ, एज अ फीमेल मैं जानती हूँ, घर में पीछे 50 चीजें होती, फिर भी माइक पे जाके हमें अपना रोल अदा करना पड़ता है, या कभी ऐसे है समय और कभी वैसे है समय, तो कैसे फेस करते हैं? तो यहाँ से शुरुआत मैं मेरे ख्याल से गणेश से ही शुरू करूंगी, फिर समय जी पे आती हूँ, फिर मौसम इसका जवाब दें। यार अभी मेरी फिलोसॉफी थोड़ी अलग है, बहुत लोगों को मेरी भी अलग है, बट आपको बोलना पड़ेगा। हाँ, तो मतलब जानती है मुझे काफी सालों से, समय जानता है मुझे काफी सालों से, लेकिन आई डोंट थिंक इन लोगों ने मुझे कभी भी किसी भी स्टूडियो में ऐसे डिप्रेस बैठा हूँ या किसी टेंशन में बैठा हूँ या किसी सोच में बैठा हूँ। ऑलमोस्ट लास्ट 15 years वी नो ईच अदर, पर इन्होंने कभी मुझे ऐसे देखा नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यू नीड टू हैव टू डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ। एक है आपकी अपनी पर्सनल लाइफ और एक है आपकी अपनी प्रोफेशनल। तो जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए अपने घर से बाहर निकलते हो तो वो चोगा पहन लो और प्रोफेशनल लाइफ में धमाल करके वापस आ जाओ अपनी पर्सनल लाइफ। तो आपके जो पर्सनल टेंशन्स हैं उसका कोई भी प्रभाव आपके प्रोफेशनल लाइफ पे पड़ना नहीं चाहिए। द मोमेंट स्टार्ट्स हैपनिंग आपकी प्रोफेशनल लाइफ डगमगाने लगती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आई हैव ऑलवेज केप्ट दैट डिफरेंस। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और मैं वैसे भी कोई टेंशन लेता नहीं हूँ, क्योंकि मैं हमेशा आउटपुट के बारे में सोचने वाला आदमी हूँ कि मुझे समझिए कि आपकी कोई बात अच्छी नहीं लगी या समय की कोई बात अच्छी नहीं लगी या मौसम की कोई बात अच्छी नहीं लगी, तो आपको बताने के बाद उनका आउटपुट क्या होने वाला है? मैक्सिमम आप क्या बोलेंगे, अरे मेरा ऐसा मतलब नहीं था या सॉरी। उसके आगे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हम दोस्त हैं, फिर से दोस्त रहेंगे। तो बेटर है उसको भूल ही जाओ ना। आप अपने दिमाग में रखोगे, उसके ऊपर से आप अपना दिमाग खराब फिर सामने वाले का खराब है। तो व्हाट आई बिलीव इज जस्ट लिव लाइफ मेरीली, हंसो खेलो मौज करो कूदो, जो करना है करो, एंड दैट इज द वे आई लिव माई लाइफ एंड आई एम वेरी हैप्पी। मुझे बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत प्यारे प्यारे दोस्त मिले हैं जो मुझे हमेशा खुश रखते हैं। सो अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त, अच्छे यार, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। फिर आप जिस भी प्रोफेशन में हो, या तो आपके पर्सनल दोस्त या तो आपके प्रोफेशनल दोस्त। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे दोनों जगह बहुत प्यारे प्यारे दोस्त मिले हैं जिनकी वजह से आई एम हैप्पी इन लाइफ। समय जी आप बताइए। अच्छा जी, बिल्कुल। देखिए, ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जिंदगी में मसाइल नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल, होते ही हैं, सभी के होते हैं। लेकिन अगर इसको आप दवा समझे, जो हमारा प्रोफेशन है, एंड खासकर हम सभी के लिए, हम लोग इतने पैशनेट हैं, हम लोग इतना प्यार करते हैं इससे, कि हम लोग जब घर से निकलते हैं तो स्टूडियो में पहुंचने के बाद वो डोज मिलने लगता है हमको और धीरे धीरे हमारे दर्द कम होने लगते हैं। ऑनेस्टली,
मेरे साथ ऐसा होता है और आपके साथ भी होता ही, नेचुरल सी बात है। आप भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, आप एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं और वो खुशी जो है वो आपको बहुत देर तक उसका नशा रहता है और शायद फिर वो गम आपके जो है वो बहुत हल्के हो जाते हैं। फिर आपको आप अपनी तैयारी, दूसरे दिन की तैयारी शुरू करते हैं और बीच में थोड़ी देर आप अपने परिवार के साथ में कुछ डिस्कस करते हैं और उसका हल निकल आता है ऑटोमेटिकली। वो ये इतनी प्यारी दवाई है कि मतलब वो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कला एक बहुत खूबसूरत मेडिसिन है, इतनी खूबसूरत चीज है, राहत है। मेडिसिन तो मैं कहूंगी कि मेडिसिन है। नहीं, दवाई नहीं बोलूंगी राहत है, सुकून है। हाँ, मतलब जो आपको ठीक कर दे। हाँ, तो ये मेरे साथ तो ऐसा बहुत मर्तबा हुआ है। मतलब मैं जब कभी भी परेशान होता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, जब मैं स्टूडियो पहुंच जाता हूँ तो मैं एकदम अपने उसमें चंगा हो जाता। हाँ बिल्कुल सही प्रतिभा जी, आपने जैसे कहा कि घर में काफी सारी परेशानियां होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, पर्सनल लाइफ में सबकी होती हैं, लेकिन मैं हमेशा खुद ये महसूस करती हूँ कि जब मैं घर में रहती हूँ तो एक अलग टाइप की इंसान होती हूँ और जैसे ही घर से बाहर निकलती हूँ, अगर घर में कोई प्रॉब्लम भी है, मेरी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा परेशान हूँ, लेकिन जैसे ही स्टूडियो का दरवाजा खुलता है और सामने चाहे कोई रिकॉर्डिस्ट है, चाहे गणेश जी, समय जी, आप, लेकिन वो एक अलग दुनिया होती है जो मेरे घर से अलग है और मुझे वहां बहुत सुकून मिलता है। तो मैं तो हमेशा ये सोचती हूँ कि एक स्टूडियो के अंदर का जो माहौल है, अगर वो मुझसे छीन जाए तो मैं तो शायद मर ही जाऊंगी उस टाइप का। नहीं, ये बहुत जरूरी है, मतलब और उसके बाद आप हेडफोन लगा के माइक के सामने बैठ जाओ और जो स्क्रीन पे आ रहा है या जो आपके सामने डायलॉग, मतलब हम कभी इस बात को समझ क्या होता है कि हम रहे लोग हमेशा एक नए कलाकार को जीते हैं, हाँ, हमेशा हर रोज एक नया काम होता है, तो वही हमारे लिए सुकून की वजह है। तो आप लोगों से आज बात करके बहुत अच्छा लगा। दोबारा सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक लाइन के साथ जो हमारे आज के टाइटल था मैं गुनगुना देती हूँ। Yes, I was आवाज ही पहचान है, घर याद है। थैंक यू सो मच दर्पण, थैंक यू सो मच इंडिया वॉइस फेस्ट, एसोसिएशन ऑफ वॉइस आर्टिस्ट यानी आवा को इतना हेल्प करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए। और जो भी नए बच्चे वॉइसिंग करना चाहते हैं, डबिंग करना चाहते हैं, ऑलवेज ट्राई टू रिमेम्बर कि एसोसिएशन ऑफ वॉइस आर्टिस्ट नाम के अम्ब्रेला आपके लिए हमेशा रहेगी। आप जब चाहे के साए के नीचे आ सकते हैं और आपका लाइफ और बेहतर बनेगा इफ यू बिकम अ मेंबर ऑफ आवा। यस, मेरी तरफ से भी दर्पण को, वॉइस फेस्ट को और शुगर मीडियाज को बहुत बहुत बधाई, साउंड एंड विजन को बहुत बहुत बधाई। और जिस तरह से वो लोग आगे चलकर, आगे आकर इस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं और नए टैलेंट्स के लिए, मतलब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये। एब्सोल्युटली, आई एम सो थैंकफुल। शुगर मीडियाज और उनकी पीछे खड़ी हुई ऐसी टीम के लिए फिर से नमस्कार। थैंक यू सो मच। अब आप आदेश दें, आप हमें